नई हेडिंग का नाम है AS12, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इसकी हेडिंग आप डालना अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बहुत ही छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और सिंपल। इसमें हमें अकाउंटिंग सिखाई जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, है ना। तो वो पहले सारा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा साथ साथ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट डालते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो डैश डाल के लिखते हैं असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, assistance by the government in cash, assistance by the government in cash or kind to an enterprise, in cash or kind to an enterprise for past or future compliance with certain conditions, with past or future, for past or future compliance with certain conditions। और इसके नीचे ब्रैकेट में एग्जाम्पल सब्सिडीज, कॉमा कैश इंसेंटिव्स, कॉमा ड्यूटी ड्रॉबैक एटसेट्रा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बेसिकली है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब तो बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब है कि मदद, है ना। सरकार हमें मदद दे देती है, तो इसको बोल देते हैं असिस्टेंस। तो सरकार हमें मदद दे देती है और कैश में भी दे सकती है और काइंड में भी दे सकती है, किसी भी रूप में दे सकती है। अब क्यों देती है ये कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज, मतलब किसी भी बिजनेस को, फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। अगर आप सरकार की कोई कंडीशंस को पूरा कर लेते हो, चाहे पास्ट में करा हो या भविष्य में कर लोगे, तो इस बात को लेकर सरकार आपको कुछ मदद दे देती है। अब इसके बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। सब्सिडीज़ तो आपने सुनी रखा होगा बचपन से, बाकी कैश इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक भी, मतलब इसका एक एग्जांपल है। ड्यूटी ड्रॉबैक शायद आपने टैक्सेशन में अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा। पढ़ रखा है ड्यूटी ड्रॉबैक? नहीं पढ़ रखा। तो ड्यूटी ड्रॉबैक आप टैक्सेशन में पढ़ोगे। उसमें ये होता है कॉन्सेप्ट कि आप पहले सरकार को कुछ टैक्स पे कर देते हो, लेकिन आप सरकार से फिर ये कहते हो कि मैं एक्सपोर्ट करूँगा गुड्स को, तो मैं देश के लिए देखो कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट करूँगा, फॉरेन करेंसी देश में आएगी। तो सरकार कहती है वाकई में आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपको जो टैक्स आपने दिया था वो वापस कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से सरकार की तरफ से मदद होती है, तो इसको ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। ठीक है, आप टैक्स में पढ़ोगे वैसे, मतलब कुछ भी तरह की मदद जो हो सकती है उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट में है, अब हमारा काम तो है अकाउंटिंग करने का, तो इसमें हम लिखते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। तो इसको आप अंडरलाइन कर लेना। तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ 2 बातों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो 2 एरो बना लेते हैं इसके नीचे ऐसे लगा के। तो पहले में तो लिखना है कैपिटल अप्रोच, और दूसरे में लिखना है इनकम अप्रोच। बस 2 शब्द लिखने, पहले में लिखना है कैपिटल अप्रोच, दूसरे में लिखना है इनकम अप्रोच। तो देखो पहले आपको बेसिक समझा देता हूँ। तो जब आपको सरकार से ग्रांट मिला, ठीक है, आपको सरकार से ग्रांट मिला, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं।
अब ग्रांट मिलने का मतलब है कि आपके बैंक में पैसे आ गए। मान लेते हैं आपको सरकार से 100 रुपये मिले, तो आपके बैंक में पैसे आ गए। तो अगर मैं अकाउंटिंग के नज़रिए से बात करूं तो हमारा एक डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिल गए। अब जो क्रेडिट एस्पेक्ट है बस उसका खेल है कि भाई आप इस 100 रुपये को क्या मानोगे। अब या तो आप इस 100 रुपये को मान लो कि मेरी इनकम हो गई, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। तो इस अप्रोच को बोल दिया इनकम अप्रोच। या आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो कैपिटल नेचर की कहानी है, तो आप इसको अपने एक रिजर्व में शो कर दो कि भाई ये तो एक कैपिटल रिसिप्ट है, यानी कि आप इसको फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो कर दो। तो क्रेडिट एस्पेक्ट जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप रिजर्व दिखा दो, या हो सकता है आप अपने पीएनएल में इनकम दिखा दो। तो अगर रिजर्व दिखा रहे हो तो नाम पड़ गया कैपिटल अप्रोच, इनकम दिखा रहे हो पीएनएल में तो नाम पड़ गया इनकम अप्रोच, है ना। तो एक एक लाइन लिख लेते हैं। तो कैपिटल अप्रोच में डैश डाल के लिख लो कि भाई पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि हम इसको या तो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट दिखा सकते हैं, है ना, मतलब बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो इनकम अप्रोच में हम दिखा रहे हैं एज इनकम दैट इज क्रेडिट इन पीएनएल अकाउंट, या फिर हम इसको अपने इनकम की तरह पीएनएल में दिखा रहे हैं। तो मतलब दो बातें हो सकती हैं कि या तो आप पीएनएल में क्रेडिट की तरह दिखा रहे हो या अपने एक रिजर्व की तरह दिखा रहे हो। इन दोनों में से मतलब कोई भी एक ट्रीटमेंट होगा तो पूरा चैप्टर इसी में ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब बस वो थोड़ा हमें देखना समझना है कि भाई किसको वो माने किसको ये माने, वो हम आगे भी समझेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में एक नॉर्मल कहानी लिखनी है। इसमें लिखना है रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, और डैश डाल लेना। तो इसके आगे लिखना है ए गवर्नमेंट ग्रांट is not recognized, a government grant is not recognized until there is a reasonable assurance, until there is reasonable assurance that, that के आगे डैश डाल के दो बातें लिखनी है। पहले नीचे ए, the enterprise will comply with the conditions attaching to it, and B, दूसरी बात, the grant will be received, the grant will be received। तो इसमें देखो दो बातें, जब तक हम रीजनेबली एश्योर नहीं हो जाएंगे तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉग्निशन का मतलब तो आपको पता है ना, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉर्ड कब करना है हमको। तो हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक देयर इज़ रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब जब तक हमें दो बातों की श्योरिटी ना हो जाए। दो बातें क्या क्या, कि एक तो हम जो भी कंडीशंस हैं उन्हें कंप्लाई करेंगे, मतलब जब हमें ये भरोसा है कि सरकार ने जो कंडीशनें लगा रखी हैं, मान लो सरकार ने कहा कि आपको फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में खोलनी है, तब हम आपको मदद करेंगे, पर आपको लग रहा है कि मैं खोल ही नहीं पाऊँगा, तो फिर आपको जब पता ही है कि मैं कंडीशन पूरी नहीं कर पाऊँगा तो फिर अब अभी आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो पहली बात तो ये होगी कि जब आपको बिल्कुल द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू इट, तो मतलब जब आप बिल्कुल रीजनेबली एश्योर हो जाओ कि हमें जो कंडीशंस हम पर लगाई गई हैं वो हम पूरी करेंगे, तब हम मतलब सोचेंगे एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। दूसरा एश्योरेंस ये भी हो जाए कि अब ग्रांट पक्का मिलेगा। कई बार आपको यही नहीं एश्योरेंस होगी कि ग्रांट मिलेगा, आपने चिट्ठी लिखी सरकार को,
कि मुझे ग्रांट दे दो, लेकिन अभी तक आपको तो एश्योरेंस नहीं होगी। तो जब आपको ये बात श्योर हो जाए कि मैं कंडीशन पूरी करूँगा, और जब आपको ये बात श्योर हो जाए कि ग्रांट मिलेगी, तब आप ग्रांट रिकॉर्ड करना, अदरवाइज ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करना, ये कह रहा है। तो ये सिंपल पॉइंट हो गया कि हम तब तक ग्रांट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमें ये ना कंफर्म हो जाए कि कंडीशंस भी कंप्लाई होंगी और ग्रांट जो है वो हमें मिल भी जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 का नाम है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें लिखना ग्रांट कैन बी in the form of land, other resources given at concessional rates, given at concessional rates, full stop. In these cases, comma, it is usual to account for such assets at their acquisition cost, full stop, और ब्रैकेट में लिख लेना nominal value if asset is given free, bracket close, nominal value if asset is given free। तो देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल मतलब है कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट, तो ज़रूरी नहीं है सरकार आपको कभी कभी पैसे दे। लेट से कि आपका बिजनेस है और सरकार ने आपको कहा कि भाई ठीक है आपको बिज़नेस करना है ना, हम आपको एक ज़मीन दे देते हैं। तो सरकार ने आपको एक ज़मीन का टुकड़ा अलॉट कर दिया। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि भाई वैसे मान लेते हैं ज़मीन के टुकड़े की एक्चुअल वैल्यू थी 5 करोड़, लेकिन क्योंकि अब सरकार तो आपको ग्रांट के तौर पे दे रही है, तो आपको सरकार ने कहा चलो ये ज़मीन आप हमसे 10 लाख रुपए में ही ले लो। तो यहाँ पर 4 करोड़ 90 लाख रुपए को आप ग्रांट ही समझोगे, छूट मिल गई आपको, तो है ना। तो ग्रांट मतलब जो होता है वो हो सकता है कैन बी इन फॉर्म ऑफ लैंड या अदर रिसोर्सेज गिवन एट कंसेशनल रेट्स। तो ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो गई। तो इस केस में वो कह रहा है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे तो आप अपनी बैलेंस शीट में इस एसेट को यूजुअली अब किस वैल्यू पर शो करोगे, 5 करोड़ के 10 लाख, 10 लाख एक्विजिशन कॉस्ट, है ना। तो इट इज़ यूजुअल टू अकाउंट फॉर सच एसेट्स एट देयर एक्विजिशन कॉस्ट, क्योंकि अब एक्चुअल में वो जितने की भी थी उससे हमें दिक्कत है, हमने तो 10 लाख पे करे, हमने तो 10 लाख पे करके खरीदी ना। तो वो कह रहा है कि आप तो एक्विजिशन कॉस्ट पर ही इसको शो करोगे। अच्छा, मज़ेदार बात ये है कि मान लो ये आपको फ्री में ही मिल गई, लेट से ये भी हो सकता है कि सरकार ने आपको लैंड जो है वो कहा कि चलो ठीक है आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हो उत्कर्ष भाई, आपको ये 5 करोड़ की ज़मीन हम फ्री में दे रहे हैं, ये लो करो बिजनेस। तो अब तो आपने कुछ पे ही नहीं करा, है ना। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि अगर कुछ पे ही नहीं करा तो आप एंट्री भी नहीं करोगे, ऐसे तो एंट्री भी नहीं करोगे तो बैलेंस शीट में आप लैंड भी शो नहीं करोगे, लेकिन फिर ये गड़बड़ हो जाएगा कि भाई आपकी बैलेंस शीट में एक एसेट गायब चल रहा है। तो अब ऐसे में क्या करें, नॉमिनल वैल्यू पे शो कर देते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब है ऐसे लिख के दिखा देंगे 1 रुपये फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि बैलेंस शीट में लैंड आ जाए। क्योंकि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में जब एंट्रियाँ होती हैं तो अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू निल टाइप करोगे तो वो पकड़ेगा ही नहीं, इसका मतलब अकाउंटिंग नहीं है ना, निल वैल्यू की तो कुछ नहीं है। तो हम एक इसीलिए नॉमिनल वैल्यू शो कर देते हैं जस्ट कि वो रिकॉर्ड में आ जाए। तो ये इसका मतलब ये है कि फ्री में ही मिले, 1 रुपये की लैंड मतलब फ्री में ही मिल गई, लेकिन हम रिकॉर्ड करने के लिए नॉमिनल वैल्यू शो कर देते हैं। तो ये लिखा है, तो आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी मिल सकती है ना। तो ये मतलब कह रहा है पॉइंट।
इसके बाद पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में लिखना है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट। अब आपको जो ग्रांट मिली उसकी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, तो उसमें आप बस ऐसे ही लिख लो नीचे की 2 methods आर देयर which we will discuss in detail below। तो इसके 2 तरीके होते हैं जो मैं आपको नीचे अभी एग्जाम्पल से ही सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ी लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, वो समझ नहीं आएगी ऐसे तो। लेकिन हाँ 2 तरीके होते हैं, ये बात मतलब हम समझेंगे कि भाई हमें ग्रांट मिली तो हम उसको 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब मैं आपको मतलब मेन पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ कि भाई ग्रांट अगर मिलेगा तो हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक टैबुलर फॉर्मेट बना लेना, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो उसमें हम 2 कॉलम्स बना लेंगे, पहला कॉलम 20%, दूसरा कॉलम 80%, इस तरह से आप बना लेना, ठीक है। 2 कॉलम्स बना लेना, तो आप बना लो ऐसा एक। चलो, तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 ग्रांट एज इनकम। अब ये ग्रांट एज इनकम का मतलब है कि मान लो हमें सरकार से कोई ग्रांट मिली और वो बिल्कुल मेंशन्ड है, स्पेसिफिक है कि ये आपको हम इनकम की तरह दे रहे हैं, क्योंकि मान लो आपके लॉसेस बहुत चल रहे हैं, ठीक है, आपकी कंपनी को नुकसान बहुत चल रहा है, तो हर साल P&L का डेबिट साइड ज़्यादा चल रहा है। तो सरकार को लगा कि भाई चलो हम आपकी मदद करते हैं, तो सरकार ने कहा हम आपको लाख रुपए दे रहे हैं, आप इसको अपनी इनकम मान लो। तो इसका तो ट्रीटमेंट वेरी सिंपल हो गया। क्या करेंगे हम इसको फिर P&L में चार्ज नहीं बोलते, क्रेडिट कर देंगे। हाँ, तो बस इसका ट्रीटमेंट इधर लिख लो, वेरी सिंपल कि भाई क्रेडिट साइड इन P&L अकाउंट, सिंपल है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट बन गया। तो पहली तरह की ग्रांट जो है वो है एज इनकम, और उसका ट्रीटमेंट बन गया कि हम उसको P&L में लिख लेंगे। सेकंड, ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस। ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस। अब ग्रांट रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस का मतलब है कि मान लो सरकार से आपको ग्रांट मिला, अब सरकार ने आपको 1 लाख रुपए दिए, लेकिन ये बोला कि इस 1 लाख रुपए से ना आपको स्टेशनरी का खर्चा करना है। तो यानी कि सरकार ने आपको ग्रांट तो दी, लेकिन वो ग्रांट किसके लिए दी है? फॉर एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे करने के लिए दी है। तो हम देखो क्या करेंगे, तो इसमें आप लिखो क्रेडिट द ग्रांट इन P&L अकाउंट ओनली व्हेन। अब आप इसको अपने P&L में कब क्रेडिट करोगे? जब खर्चे करोगे। अब मान लो आपने गवर्नमेंट से ग्रांट तो ले लिया, लेकिन स्टेशनरी का खर्चा कर नहीं रहे, तो फिर उसको इनकम की तरह नहीं दिखाओगे। पहले जब आप खर्च करोगे ना, तब सरकार की वो ग्रांट को इनकम मानोगे। तो लॉजिक हो गया ना पॉइंट। तो क्रेडिट द ग्रांट इन P&L अकाउंट ओनली व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। ओनली व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। अच्छा, लेकिन आपका दिमाग तो चलेगा, CA हो आप। अब आप कहोगे सर जब तक खर्च नहीं करा मान लो हमने, तब तक कहाँ दिखाएंगे फिर, है ना, कि अगर खर्च नहीं करा तब तक कहाँ शो करेंगे इसको। तो बिफोर दैट, तो इसमें भी दिमाग लगाओ। इट इज़ शोन, अब आपको ग्रांट मिली लेकिन आपने अभी तक खर्चा नहीं करा, तो आप इसको अब इनकम में तो नहीं दिखाओगे। तब तक कहाँ दिखाओगे? नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में क्यों दिखाओगे भाई? आपको ग्रांट मिल गई तो आपका डेबिट एस्पेक्ट तो क्रिएट हो गया, बैंक तो बढ़ चुका। हर ग्रांट रिसीव में एक एस्पेक्ट तो सीधा हो नहीं है, बैंक डेबिट, क्योंकि पैसा मिल गया। लेकिन क्रेडिट एस्पेक्ट क्या क्रिएट करोगे? अब इनकम तो दिखा नहीं सकते अब, क्योंकि खर्चा नहीं करा आपने।
हाँ, तो तब तक हम इसको एज लाइबिलिटी शो करते रहेंगे। तो बिफोर दैट इट इज शोन एज लाइबिलिटी, तब तक ये लाइबिलिटी बना रहेगा, है ना। तब तक हम इसको एक लाइबिलिटी की तरह चाहे दिखाते रहेंगे बैलेंस शीट में, और जब खर्च कर देंगे तब लाइबिलिटी खत्म करके इसको इनकम बना लेंगे। तो लॉजिक समझ आ गया ना ट्रीटमेंट का। तो सरकार जो है वो खर्चों के लिए ग्रांट दे रही है। उसके बाद नंबर 3, फॉर करंट एसेट्स, फॉर करंट एसेट्स। अब सरकार आपको इसमें ग्रांट दे रही है कुछ करंट एसेट्स खरीदने के लिए, या काम आपको जो भी करंट एसेट्स, मेनली स्टॉक हो गया या कोई भी रिसीवेबल हो गया, उसके लिए उससे संबंधित आपको ग्रांट दे रही है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें आप लिख लेना क्रेडिट द ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। तब हम इस ग्रांट को कैपिटल नेचर का ग्रांट मानते हैं। अब आप इसको अपनी इनकम में नहीं डालोगे, क्योंकि ये तो एसेट्स खरीदने के लिए या एसेट्स से संबंधित आपको ग्रांट मिल रही है ना, तो इट इज़ नॉट योर रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको फिर हम कैपिटल रिसिप्ट मान लेंगे। तो फिर ये अपना लाइबिलिटी में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व की तरह बन जाएगा। उसके बाद नंबर 4, एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, बैकवर्ड एरिया। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, ग्रांट कब मतलब क्या मिलती है, जैसे मान लो आप पूरा ही सेटअप करना चाहते हो, है ना, तो प्रमोटर तो वो होता है जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो अपना कुछ इन्वेस्ट करते हो। अब आप कुछ इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो अब यहाँ पर सरकार आपको जो कंट्रीब्यूशन देती है वो एज ए प्रमोटर की तरह देती है कि भाई आपको बिजनेस ही शुरू करना है अपना, आपको मान लेते हैं बैकवर्ड एरिया में एक फैक्ट्री ही लगानी, तो सरकार ही आपको पैसा देती है कि लगा लो चलो। तो अब ये आपको मिला एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो इसका हम ग्रांट का क्या करेंगे, तो इसको भी बताओ क्या माने, इनकम माने कि वो माने, कैपिटल ही मानेंगे, है ना। तो ये भी हम क्रेडिट द ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये भी कोई इनकम के नेचर की नहीं है ना, ये हमें मिला है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है सरकार से शुरू करने के लिए काम एज ए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो हम इसको ये कैपिटल नेचर का ही मानेंगे, तो इसको भी हम अपना कैपिटल रिजर्व में लिख लेंगे। नंबर 5, बेल आउट ग्रांट। या ब्रैकेट में लिख सकते हो सब्सिडीज। बेल आउट ग्रांट क्या होता है वैसे, बेल आउट ग्रांट ये लिख लो, कंपनी बचाने के लिए। कभी कभी कोई कंपनी ना बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही होती है लगातार, तो उस कंपनी को बचाने के लिए सरकार कहती है चलो हमसे ये पैसे आप ले लो, और या फिर सब्सिडीज़ सरल भाषा में भी कह सकते हो। तो ये जो है ये फिर हम कहाँ लिख देते हैं, P&L अकाउंट में, ताकि हमारे लॉसेस कम हो जाए, क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि आप लॉस में चल रहे हो, तो कंपनी को बचाने के लिए या सब्सिडीज़ अगर मिलती हैं तो सब्सिडीज़ को भी हम रेवेन्यू नेचर का मानते थे बचपन में, अगर आपको याद हो। तो बेसिकली ये हम फिर P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी का क्वेश्चन आता है, ऊपर वाले तो देगा नहीं, ना के बराबर चांस है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आता है वो आपके नंबर 6 वाले पर आता है, वो है फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब सरकार ने आपको ग्रांट दिए है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए कि भैया मशीन खरीद लो या बिल्डिंग प्लांट खरीद लो या कुछ भी ऐसा फिक्स्ड एसेट खरीद लो, तो फिर इसमें वो 2 मेथड्स होंगे, मतलब हम 2 मेथड्स टू बी डिस्कस, जो अभी अब नीचे हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका हम सेंटेंस लिख नहीं सकते अभी ऐसे। तो जब हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए ग्रांट मिलेगी तब हम वो 2 बातें मतलब पढ़ेंगे कि भाई
कैसे मिलती है, मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या है, वो फिर हम अपने एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक तो क्लियर हो गया ना कि क्या है। चलो, तो हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखेंगे, 2 मेथड्स जो हैं। तो ऐसा लिखते हैं पहले एग्जाम्पल 1, इसको आप नाम देना डिडक्टिव मेथड। ठीक है, और आप हाईलाइट कर लो डिडक्टिव मेथड। तो इसमें लिखना अंडर दिस मेथड, पहले कुछ कहानी लिख लो। फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एज कॉस्ट लेस grant received. Second arrow, depreciation is charged after deduction of grant. Depreciation is charged after deduction of grant. Third arrow, if grant is equals to cost, then asset is shown at nominal value. Fourth, if grant is greater than cost, then excessive grant is shown under liability as unexpended grant. इसको आप अंडरलाइन कर लेना, अनएक्सपेंडेड ग्रांट। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल बातें हैं वैसे तो आप इसके नीचे ऐसे ही लिख सकते हो, कुछ वैल्यूज़ लिख लो। ग्रांट रिसीव्ड, मान लेते हैं आपको ग्रांट मिली 1 लाख रुपए। फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा, वो है 1,50,000 रुपए का कॉस्ट। डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, और डेप्रीसिएशन जो है मान लेते हैं वो है 10%। तो मतलब कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन पहले ध्यान से कि भाई क्या होगा। तो हमें फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए सरकार से ग्रांट मिली है, तो फिक्स्ड एसेट हमने खरीदा 1,50,000 का, और हमें सरकार से ग्रांट मिल गई 1 लाख रुपए की। ठीक है ना। तो इस मेथड में, मतलब ये जो डिडक्टिव मेथड है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 1.5 लाख रुपए का, अब आपको ग्रांट मिल गई 1 लाख, तो हम ये मानेंगे कि ये ग्रांट जो है ना, इसने आपकी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को कम कर दिया। इस मेथड का नाम इसीलिए पड़ गया डिडक्टिव मेथड। तो हम इस ग्रांट रिसीव्ड को ये मानेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को कम कर रहा है। तो हमारा फिक्स्ड एसेट बुक्स में कितने पर शो होगा, 50,000। तो देखो पहली लाइन में ये लिखा है कि अंडर दिस मेथड फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एज कॉस्ट लेस ग्रांट रिसीव्ड। अब उसने अगर बोला डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, और हमें अब अपना डेप्रीसिएशन चार्ज करना है लेट से P&L में, तो हम 1,50,000 पर नहीं चार्ज करेंगे। अब हमारे लिए तो यही माना जाएगा कि हमारा एसेट ही 50,000 का है, तो डेप्रीसिएशन भी हम कितना ही चार्ज करेंगे, 5,000।
ये मतलब है। तो इस ट्रीटमेंट को कहते हैं डिडक्टिव मेथड। तो समझ आ गया डिडक्टिव मेथड सिंपल कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज आफ्टर डिडक्शन ऑफ ग्रांट। अच्छा, बाकी 2 पॉइंट्स में क्या दे रखा है, पहले चलो आप ये बना लो सॉल्यूशन, बस इतना से ही प्रेजेंट करना है, तो आप ये बना लो पहले। तो चलो, तो ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया। अब बाकी 2 पॉइंट्स में क्या कह रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी 2 पॉइंट्स में कह रहा है कि अगर मान लो आपकी ग्रांट फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट के बराबर ही होती है, तो मान लो आपने 1.5 लाख रुपए खर्च करा होता और 1.5 लाख रुपए ही मिल गया होता लेट से, तो उस केस में मान लो आपका फिक्स्ड एसेट है 1,50,000 का और आपको ग्रांट मिल गई वो भी 1,50,000 की, तो ऐसे तो हम क्या शो कर देंगे, मतलब नील आ जाएगा ऐसे तो। लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई अब नील आएगा तो इससे बेटर क्या है कि हम क्या शो कर दें, फिक्स्ड एसेट इज शोन एट नॉमिनल वैल्यू। वही फंडा कि भाई ज़ीरो नहीं दिखाते तो हम ऐसी फिक्स्ड एसेट को नॉमिनल वैल्यू 1 करके दिखा देंगे, और क्योंकि अब उधर 1 होता है तो प्रैक्टिकली हम इधर कैपिटल रिजर्व भी एक फर्जी बनाकर दिखा देते हैं 1 रुपये, ताकि टैली चलता है। तो अगर मान लो हमारा ग्रांट और फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट बराबर है तो फिर हम एसेट को नॉमिनल वैल्यू पर शो कर देंगे, है ना। तो मतलब दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है। और तीसरे में कह रहा है कि भाई मान लो आपका फिक्स्ड एसेट है 1,50,000 का, लेकिन आपको ग्रांट रिसीव हो गई लेट से 2 लाख, यानी कि ग्रांट इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब हम बाहर तो -50 दिखाएंगे नहीं, तो वो कह रहा है कि फिर हम उसको 50 जो एक्स्ट्रा ग्रांट हो गई उसको हम कह देंगे अनएक्सपेंडेड ग्रांट। इसका मतलब है कि ये ग्रांट अभी यूज़ नहीं हुई, यानी कि हमने 1.5 लाख इस्तेमाल कर लिए, 50 तो अभी भी हमारे फालतू में बचे हुए हैं, तो हम इसको नेगेटिव उधर ना दिखा के एसेट में लाइबिलिटी में शो कर देंगे अनएक्सपेंडेड ग्रांट के नाम से। बाकी फिक्स्ड एसेट तो नॉमिनल वैल्यू 1 पर शो हो जाएगा, और 1 मैच करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व भी 1 फर्जी शो कर देंगे। तो इस केस में फिर हमारी बैलेंस शीट में ऐसा नज़ारा होगा। तो क्लियर हो गए हर तरह के नज़ारे। तो इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड का फंडा ये है बेसिकली कि ग्रांट जो भी मिलेगी वो हमारे एसेट की कॉस्ट को कम कर देगी, ठीक है ना। तो दिस इज मतलब एग्जाम्पल 1 डिडक्टिव मेथड। फिर आप लिख लो एग्जाम्पल 2। दूसरा मेथड होता है एडिक्टिव मेथड। तो 2 तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो ये दूसरा तरीका है, इसका नाम है एडिक्टिव मेथड। तो इसमें लिख लेते हैं पहले, अंडर दिस मेथड फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट second point, grant received are shown as, जो ग्रांट हमें मिला उसे हम शो करते हैं एज डेफर्ड ग्रांट अकाउंट इन लाइबिलिटी ब्रैकेट में रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड पॉइंट, डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड ऑन कॉस्ट। और फोर्थ पॉइंट, deferred grant is amortized in the ratio of depreciation. Deferred grant is amortized in the ratio of depreciation.
ठीक है, तो ये अभी हम समझते हैं कि भाई ये क्या बातें कह रहा है। चलो, तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट रुपी 1,50,000 मान लेते हैं कॉस्ट। ग्रांट रिसीव्ड मान लेते हैं 90,000 और लाइफ इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, मतलब लाइफ ऑफ एसेट 3 ईयर्स। तो अब देखो ये मेथड क्या कहता है सॉल्यूशन। इस मेथड में क्या है कहानी, जब हम पहले वर्ष बैलेंस शीट बनाते हैं या बनाएंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा 1,50,000 का, है ना, और हमें ग्रांट मिल गया 90,000 का। तो हम इस बार ग्रांट को लेकिन कॉस्ट में से डिडक्ट करके नहीं शो करेंगे। हम ये शो करेंगे कि ये जो ग्रांट हमें मिला है ये हमारे लिए एक अलग से लायबिलिटी है। इसको हमने नाम दे दिया डेफर्ड ग्रांट अकाउंट या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट करके लायबिलिटी में अलग से शो कर देते। तो ये इस बार कॉस्ट को कम नहीं करेगा। अब पीएनएल के अंदर अब हमें अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जैसे हमारा फिक्स्ड एसेट है 1,50,000 का और हमारी लाइफ ऑफ एसेट है 3 साल, तो अगर हम वैसे डेप्रिसिएशन निकालें तो 1 साल का कितना हो गया 50। तो मान लो मुझे पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो कितना है 50, यही आएगा। मान लो अगले साल पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो अगले साल पीएनएल में कितना डेप्रिसिएशन आएगा 50, और उसके अगले साल भी अगर पीएनएल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा 50। तो नॉर्मल अकाउंटिंग हम ऐसे ही करेंगे कि भाई फिक्स्ड एसेट हमारा 1,50,000 का था, 3 वर्षों में वो पूरा डेप्रीशिएट हो गया 50 50 50। अब ये जो 50 50 50 डेप्रीशिएट हुआ, अगर आप इस डेप्रीसिएशन का रेशो देखो 3 वर्षों का तो इक्वल हो गया 50 50 50। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो डेफर्ड ग्रांट है, ये जो 90,000 हम लायबिलिटी में दिखा रहे हैं, अब हम इसको भी अमोर्टाइज्ड करते हैं। और इसको हम अमोर्टाइज कैसे करते हैं, हम इसको भी बराबर बराबर 3 वर्षों में अमोर्टाइज करेंगे। तो 30,000, उसके बाद दूसरे साल फिर 30,000 इनकम दिखा देंगे, और फिर तीसरे साल फिर इनकम दिखा देंगे 30,000। तो हम ऐसे शो करेंगे। अब इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए आप बड़े गौर से समझना, आपका फिक्स्ड एसेट जो आपने खरीदा वो था 1,50,000 का, उसके बदले में ग्रांट आपको मिल गई थी 90। तो अगर आप वैसे सोचें लॉजिकली नेट नेट, तो आपकी कॉस्ट को कम अगर करता ग्रांट तो कॉस्ट कितनी बचती 60। आपका फिक्स्ड एसेट टेक्निकली सोचा जाए तो 60,000 का है, 60,000 का है, और 60,000 को आप 3 साल में अगर राइट ऑफ करोगे तो डेप्रिसिएशन 2020 आएगा। तो एक्चुअल में हम पीएनएल में 20 ही चार्ज कर रहे हैं तीनों साल, लेकिन हमारा स्टाइल ऐसा हो गया। तो इस मेथड को कहते हैं एडिक्टिव मेथड। तो इसमें हम ग्रांट को अलग करके दिखा देते हैं, फिक्स्ड एसेट को अलग करके दिखा देते हैं। डिडक्टिव मेथड में हमने ऐसा नहीं करा था, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्रांट को सीधा कॉस्ट में से उड़ा दिया तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन नेट वैल्यू का निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखो तो हम पीएनएल में 20,000 ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 50 पूरा इधर और 30,000 को ग्रांट एक तरह से राइट अमोर्टाइज करके शो कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो समझ आ गया कि क्या बोल रहा था वो। तो बस आप ये सॉल्यूशन बना लो तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम अपने बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट को तो कॉस्ट पर ही शो कर देंगे और ग्रांट को अलग से डेफर्ड ग्रांट करके शो कर देंगे। ये मतलब हमारा कार्यक्रम रहेगा। चलो, तो बन गया, क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस मेथड को हम कह देते हैं एडिक्टिव मेथड।
तो बेसिकली ये था वो कि भाई जब फिक्स्ड एसेट के लिए हमें ग्रांट मिलते हैं तो दो तरीक़ों से ट्रीट किया जा सकता है ना। इसके अभी क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊँगा। चलो, तो ये हो गया आपका बेसिकली पॉइंट नंबर 5 जो बड़ा वाला था, 2 मेथड्स के साथ ख़त्म। इसके बाद है हमारा अगला मेन पॉइंट नंबर 6, इसका नाम है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये भी एक कलेश, कि भाई आपने पहले कंडीशन पूरी कर दी, सरकार ने आपको दे दिए पैसे, अगले ही साल आपने सारी कंडीशन ब्रीच कर दी कि अब तो पैसे मिल गया, भाड़ में गया। तो ये भी हो सकता है। तो जैसे ही आपने कंडीशन ब्रीच करी तो फिर सरकार रिफंड भी वापस ले लेगी आपसे। तो ये भी बात हो सकती है कि आपका किसी भी, और अगले साल की बात नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद रिफंड देना पड़े आपको, कुछ पोर्शन देना पड़े, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ब्रैकेट में एज पर AS 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है ना, वो हमें वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बताता है। तो इस बात को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना जाता है, मतलब ये बिजनेस में इसका डिस्क्लोजर अलग से होगा इस बात का, क्योंकि ये चीज़ कोई रोज़मर्रा का खर्चा नहीं है कि स्टेशनरी खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस आइटम को, इस चीज़ को, इस हैपनिंग को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माना गया एज पर AS 5। सेकेंड पॉइंट अब हम करेंगे क्या, गवर्नमेंट ग्रांट refundable related to revenue is applied first against any unamortized deferred credit remaining in respect of grant, remaining in respect of grant, comma, excess if any will be charged to P&L account. Excess if any will be charged to P&L account. अभी समझाता हूँ, सेकेंड पॉइंट भी लिख लो। नेक्स्ट वाला मतलब गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल related to fixed asset is, इसके बाद डैश डाल लेना। इसमें दो बातें हो सकती हैं, ए, इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, increase the book value of asset, और B, decrease the deferred grant and reverse the treatment, decrease the deferred grant and reverse the treatment। ठीक है, ये भी अभी समझाता हूँ। लास्ट पॉइंट और लिख लो, गवर्नमेंट ग्रांट रिफंडेबल related to promoters contribution
related to promoters contribution should be reduced from capital reserve, should be reduced from capital reserve। तो देखो बहुत ही सिंपल है वैसे सारी बातें, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो समझ ही गए। तो यहाँ पर तीन तरह की ग्रांट्स के बारे में मतलब आपको रिफंड के बारे में समझाया गया। एक है रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक है रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट और एक है रिलेटेड टू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। तीन तरह की ग्रांट के बारे में मतलब कहा गया है कि वो रिफंड हो सकते हैं। तो जैसे मैं टेबल पे दोबारा जा रहा हूँ, यहाँ से आपको और आसानी होगी। जैसे रिलेटेड टू रेवेन्यू का मतलब तो हो गया सेकंड वाला एक तरह से। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही सीधा है कि आपको ग्रांट मान लो मिली थी एज इनकम तो क्रेडिट में लिख लिया, अगर रिफंड कर दोगे इन केस तो डेबिट में लिख लोगे। लेकिन सेकंड वाला जो है कि ग्रांट आपको खर्चों के लिए मिली थी मतलब एज रेवेन्यू मिली थी, तो अब हमने उसका क्या करा था, हमने उसको लायबिलिटी में पहले शो करा था जब तक खर्च नहीं करा, और खर्च करने के बाद पीएनएल में चार्ज करा था। तो अगर इनकेस आपको अब ये रिफंड करना पड़ जाए तो अब हम लायबिलिटी को ही पहले कम करेंगे, और अगर लायबिलिटी कम करी और पर हम खर्चा कर चुके थे और हम उसको एज ए एक्सपेंस मतलब एज अ इनकम दिखा चुके थे, अगर क्रेडिट कर चुके थे, तो फिर हमें अपने ट्रीटमेंट को रिवर्स करके डेबिट भी करना पड़ेगा। तो मतलब ये है, ऐसे समझाने के लिए अगर बताऊं कि लेट से आपको जब ग्रांट मिली, मान लेते हैं आपको ग्रांट मिली, तो आप उस ग्रांट को लायबिलिटी में दिखा रहे हो पहले तो, जब तक खर्चा नहीं कर रहे। अब आपने मान लेते हैं लेट से कुछ खर्चे कर लिए और उस ग्रांट में से थोड़ा सा पोर्शन आपने पीएनएल में डाल दिया, मान लेते हैं 30 एज इनकम, ये आप कर चुके हो, ठीक है। अब सरकार ने कहा है कि भाई आपको 20 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे, भाई आपने कुछ कंडीशन ब्रीच कर दी है, सरकार कह रही है कि 20 रुपये हमारे कृपया रिफंड करिए। तो अगर आपको 20 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे तो आप ये 20 रुपये क्या करोगे, अब जो आपको ग्रांट मिली उस ग्रांट को मानोगे 70, तो इसमें से घटा दोगे, और चलो इसको 20 नहीं लिखता 30 लिख 30 तो कॉमन हो जाएगा, 24 लिख ले। तो मान लो आपको 24 रुपये रिफंड करने थे, तो आप अपने इस ग्रांट को 24 रुपये कम कर दोगे, तो ये दिखा दोगे 66। और अब आपने क्योंकि उसमें से 90 में से 30 पीएनएल में क्रेडिट भी कर रखा था, यानी 1/3 को आपने अपनी इनकम बना रखा था, तो इस रिफंड के भी 1/3 को यानी 8 रुपये को फिर आप डेबिट में चार्ज करोगे ना, सो दैट वो इनकम का भी इफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंगली कम कर पाओ आप। बात समझ आ रही है कि भाई आपको अगर 24 रुपये रिफंड करने पड़ गए, तो यानी कि अब क्या माना जाएगा कि आपकी ग्रांट सिर्फ कितनी बची है 66, तो उस हिसाब से 1/3 के हिसाब से आपको सिर्फ इनकम में 22 डालने चाहिए, और आप पहले से 30 डाल चुके होंगे, तो फिर 8 रुपये आपको डेबिट भी करने पड़ेंगे। तो ये मतलब है अगर 24 रुपये रिफंड करने पड़ेंगे आपको, तो आप इस तरह से ट्रीट करोगे, अपनी लायबिलिटी भी कम करोगे पहले, और आप प्रोपोर्शनेटली अपने डेबिट में पीएनएल में भी 8 रुपये शो करोगे। तो वो ऐसे बन जाएगा, मतलब फिर ये बात मानी जाएगी कि हम ये मान के काम कर रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब हम यही मान लेंगे हमें मिले ही 66 हैं, और जिसमें से अब 22 हमने इनकम बना ली, जबकि एक्चुअल में हमें मिले 90 थे और हमने 30 को इनकम बना लिया था। लेकिन अगर हमें 24 रुपये रिफंड करने पड़ गए, तो नाउ वी विल ट्रीट इट एज कि हमें मिले ही 66 हैं और 22 उसमें से इनकम बना लिया, है ना। तो ये हम जब क्वेश्चन में भी अभी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, सेम कहानी है कि अगर मान लो आपको ग्रांट मिले, किसके लिए, फॉर फिक्स्ड एसेट। अब वो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, देखो अब उसमें 2 केस हो सकते हैं, वो ऊपर से समझा देता हूँ। अब जब आपको ग्रांट मिली थी तो आपने क्या करा था, डिडक्टिव मेथड में कॉस्ट से कम कर दिया था। अब मान लो इस ग्रांट में से जो आपको 1 लाख मिली, लेट से आपको 20,000 रुपये रिफंड करने हैं,
सरकार कह रही है 20 वापस करो, तो 20 वापस करने का मतलब ये हो जाएगा ना कि आप अब फिक्स्ड एसेट की जो बुक वैल्यू उसको 20 से बढ़ा दो, अब इसको 70 मान लोगे, यही तो इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आपकी ग्रांट 20 रिफंड हुई, दैट मीन्स आपकी ग्रांट 80 बच गई। इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, ग्रांट 80,000 बच गई। तो 80,000 ग्रांट बचने का मतलब है कि अब आपके फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट टेक्निकली मतलब 80 से ही कम होगी तो 70 बच जाएगी। तो ये मतलब हो गया, पहला केस ये हो गया। अच्छा, दूसरे केस में अगर आप ये मेथड नहीं कर रहे, मान लो दूसरे केस में आप ये मेथड कर रहे थे और उसने कहा कि आपको जो 90,000 ग्रांट मिला है उसमें से 20,000 ग्रांट को रिफंड कर दो, या 20 नहीं वही 24 ले लेता हूँ, मतलब ये फिर वही बात बन जाएगी। तो अगर 24,000 उसने कहा कि रिफंड कर दो, तो अब आप क्या करोगे, आप इस लाइबिलिटी 90 में से 24 को घटाओगे एक तो, और इस 90 को हमने हर साल 30 करके उधर क्रेडिट करा था, तो अब आपको हर साल 8 करके इसके इफेक्ट को काटना पड़ेगा। यही होगा, समझ आ गया ना। तो अगर हमें रिफंड करना पड़ेगा तो फिर हम जहां जहां मिलने के समय हमने जो भी ट्रीटमेंट करा है ना उसका उल्टा कर देंगे। सिंपल भाषा में मतलब अगर समझाया जाए कि आपने ग्रांट मिलने के टाइम पे जो करा है, रिफंड के टाइम पे उसकी अकाउंटिंग का उल्टा करना है, दैट्स इट, सिंपल ये है ना। तो ये बात यहाँ लिखिए कि मिलने के टाइम पर मतलब जो भी करा उसका उल्टा कर देंगे। अच्छा, तीसरा है कि अगर आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए मिला ग्रांट, तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए जब ग्रांट मिलता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, ये रहा देखो, कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। हम अपने कैपिटल रिजर्व को बढ़ा लेते हैं। अब आपको रिफंड करना पड़ गया तो अब आप क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व को कम कर देंगे। तो बस, तो ये भी सिंपल हो गया। तो मतलब अगर इस पूरे पॉइंट को वैसे मन में एक सिंपल हिंदी भाषा में समझने के लिए रखना हो तो सिंपल ये है कि जो आपने ग्रांट मिलते समय ट्रीट करा, अकाउंटिंग करी, रिफंड के टाइम पे एग्जैक्ट उसका उल्टा कर दो, एग्जैक्ट उल्टा करना है। पीएनएल में क्रेडिट करा था तो आप पीएनएल में डेबिट कर दो, पहले लाइबिलिटी बनाई थी तो लाइबिलिटी कम कर दो, पहले लाइबिलिटी में से कुछ अमोर्टाइज करा था तो उतना पोर्शन वापस मतलब उल्टा अमोर्टाइज कर दो। हाँ, मतलब जो भी कर रखा है आपने उसका उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, तो बेसिकली ये अब हम क्वेश्चन से करके समझते हैं। तो इसको आप क्लोज कर देना, फिर हम बुक के क्वेश्चंस करते हैं इसके, फिर और क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है जेड लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख रुपए। तो हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा जिसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए, विच हैज़ ए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो है 5 साल, विद ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख, और इसकी सैल्वेज वैल्यू जो है वो कितनी है 5 लाख यानी स्क्रैप वैल्यू। ऑन द परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड 10 लाख रुपए। अब हमने एसेट खरीदा 50 लाख का और सरकार ने 10 लाख रुपए हमें ग्रांट दे दी। कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। कह रहा है पहले 2 साल की एंट्री करके दिखाओ। इफ ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना। तो मतलब पहले हम न्यूमेरिकली वैल्यू सॉल्व करते फिर एंट्री में करवाता हूँ। तो देखो, जैसे मान लो अब हमारी कॉस्ट वैसे कितनी थी 50 लाख जो हमने एसेट खरीदा। अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रांट हमें मिली उसको कॉस्ट में से एसेट की डिडक्ट करना है, मतलब ये डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये मानेंगे कि हमारे एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 40 लाख, तो हम ये मान लेंगे, ठीक है ना। अब अगर 40 लाख कॉस्ट है मेरे एसेट की, तो कॉस्ट हो गई 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ दे रखी है 5, तो हमारा डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ गया 7 लाख। तो हम डेप्रीसिएशन हर साल 7 लाख चार्ज कर लेंगे। समझ आ गया। तो अब देखो इस बात को अब हम जर्नल एंट्री में कैसे करेंगे, तो आप मेरे साथ साथ लिखो सॉल्यूशन
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नल एंट्री करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले हम 50 लाख रुपए का एसेट खरीदेंगे। तो एसेट खरीदने की क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट। तो ये हमने सबसे पहले एसेट खरीद लिया, बीइंग एसेट परचेज्ड, है ना। एग्जाम में नरेशन लिखनी है, मैं एक बार लिख रहा हूँ नाटक के लिए ताकि याद रहे, ठीक है। उसके बाद अब हमें 10 लाख रुपए सरकार से ग्रांट मिली, तो अब ग्रांट मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें 10 लाख रुपए मिल गए, पैसा आ गया। अब ये ग्रांट कहाँ चला जाएगा? ये ग्रांट क्या कर रहा है, ये है मुद्दा। हाँ, ये फिक्स्ड एसेट की लागत को कम कर रहा है ना, तो हम फिक्स्ड एसेट की लागत को कम करवा देंगे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया कि अब मेरा फिक्स्ड एसेट 40 का बचा है। तो समझ आ गया एंट्री के हिसाब से। अब हम साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रीसिएशन लगाते हैं। तो उसकी एंट्री क्या करते थे बचपन में? डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 7 लाख रुपए, वो हम निकाल ही चुके। और ये डेप्रीसिएशन ईयर के एंड में कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पीएनएल में। तो ये 7 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन चला गया पीएनएल के डेबिट साइड में। तो एंट्री बन गई पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन 7 लाख। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज बन गई। बाकी सेकंड ईयर की एंट्रीज क्या होंगी? उसमें तो बस नीचे की 2 एंट्रियां रिपीट हो जाएंगी, है ना। तो ये सेकंड ईयर की बन गई। क्लियर हो गया सवाल? बस तो देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली ये डिडक्टिव मेथड की कहानी है। तो फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, ग्रांट मिल गई, डेप्रीसिएशन लग गया 7 लाख, पीएनएल में वो चला गया। सेकेंड ईयर में बस डेप्रीसिएशन लग गया और वो पीएनएल में चला। ठीक है, अब एक करते हैं इलस्ट्रेशन 2। इसमें लिखा है Z लिमिटेड परचेज्ड फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख, ठीक है, विच हैज़ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर Z लिमिटेड ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 50 लाख रुपए के लिए, जिसकी यूजफुल लाइफ है 5 साल, विथ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सेम है। ऑन द परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट ऑफ 10 लाख। तो मतलब कहानी पूरी सेम है। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 ईयर इफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट है 50 लाख, है ना, स्क्रैप वैल्यू है 5 लाख और यूजफुल लाइफ है 5 साल। तो पहले तो आप ये निकाल लोगे कि डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आएगा इस बार, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ 9 लाख। तो ये तो हो गया डेप्रीसिएशन जो हर साल चार्ज करेंगे। लेकिन इस बार अगर याद हो हम एडिक्टिव मेथड से कर रहे हैं, तो अब देखो मतलब बैलेंस शीट के नज़ारे से ऐसे ही समझा देता हूँ पहले। मतलब ये कि मैं बैलेंस शीट में अपना एसेट तो 50 लाख का दिखाऊंगा और वो तो हर साल डेप्रीशिएट 9 लाख 9 लाख 9 लाख अलग होगा, वो पीएनएल में डेबिट होता रहेगा। लेकिन जो मुझे ग्रांट मिली उसको हम नाम देंगे डेफर्ड ग्रांट 10 लाख रुपए की, और उसको हमें फिर 5 साल में हर साल 2-2 लाख करके अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो यानी कि हम हर साल अपने पीएनएल में 2-2 लाख रुपए क्रेडिट करते रहेंगे। याद आ गया वो डायग्राम जो समझाया था? यही होगी स्टोरी। तो अगर आप लॉजिकली वैसे देखो पीएनएल के नज़रिए से, तो इस बार हम 9 लाख रुपए डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे डेबिट में
और 2 लाख रुपए ग्रांट अमोर्टाइज कर देंगे क्रेडिट में। तो बात तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही पड़ गई कि पीएनएल में 7 लाख चार्ज हो गया, और यही पिछले एग्जाम्पल में मतलब था कि हम पीएनएल में डेप्रिसिएशन 7 लाख लिख रहे थे, याद आ गया ना। तो इस बार बस हमारा एडिक्टिव मेथड बन गया। तो अब हम जर्नल एंट्री करके मतलब ये दिखाते हैं बात। तो इस बार देखो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक अकाउंट 50 लाख। फिर हमें सरकार से ग्रांट मिली, तो अब सरकार से ग्रांट मिली तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए। लेकिन इस बार ये कॉस्ट को कम कर रहा है क्या, है ना? नहीं, इस बार हम इसको एक अलग से लायबिलिटी बनाकर शो कर रहे हैं। तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसका नाम है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, या खाली ग्रांट भी लिख सकते हो, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। तो ये हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर ली। तो क्लियर हो गया। फिर अब हम जब डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो हम अपने फिक्स्ड एसेट को कम करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो हम डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 9 लाख। ये डेप्रीसिएशन साल के एंड में कहाँ चला गया, पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो कहानी यहां तक बिल्कुल क्लियर चल रही है। अब लेकिन इस बार एक एंट्री हमें और करनी है, पीएनएल को क्रेडिट करना है ना। पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करना है 2 लाख रुपए से। समझ गए? तो 2 लाख कैसे निकाला था वो तो हमने, है ना, क्योंकि अब लाइबिलिटी जो क्रिएट करी थी 10 लाख वो राइट ऑफ मतलब अमोर्टाइज होती रहेगी। तो ये पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। तो अब डेबिट क्या हो जाएगा, अब हमारी लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि लाइबिलिटी में से 2 लाख घट गए। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। है ना। तो इसका मतलब है, एंगल लिख देता हूं, लाइबिलिटी कम। बस अब सेकेंड ईयर में हमारी नीचे की 3 एंट्री सेम रहेंगी। फिर से 9 लाख डेप्रीसिएशन लगेगा, फिर से वो पीएनएल में जाएगा, और फिर से 2 लाख रुपए हम अपने लाइबिलिटी कम करके पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी फिर से सेकेंड ईयर में हो जाएगी। तो समझ आ गया स्टोरी। तो ये मतलब क्वेश्चन थोड़े वैसे थे जो एग्जाम में मान लो आपसे 4 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में एसेट खरीद लिया, ग्रांट मिल गई, डेप्रीसिएशन लग गया, वो पीएनएल में चला गया, और 2 लाख रुपए हम पीएनएल को क्रेडिट कर रहे हैं। और सेकेंड ईयर में फिर से वही डेप्रीसिएशन 9 लाख, पीएनएल में डेप्रीसिएशन 9 लाख, और 2 लाख का पीएनएल में क्रेडिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 3। इसमें लिखा है संतोष लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 8 करोड़ रुपए फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको फैक्ट्री लगाने के लिए ग्रांट मिल रही है बैकवर्ड एरिया में। फिर आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 लाख रुपए एज डिविडेंड। अब कंपनी सोच रही है चलो ये 8 करोड़ रुपए जो है ये हमें मतलब मौज मस्ती के लिए मिले, तो इसमें से 2 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड बांट दिया। संतोष लिमिटेड रिसीव्ड ए लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो इनको एक नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी मिली है ना, फ्री फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। बट
इट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड इट एट ऑल इन द बुक्स, लेकिन इन्होंने इस लैंड को दिखाया ही नहीं बुक्स में रिकॉर्ड करके, क्योंकि कह रहे हैं हमने को तो फ्री में मिली है। तो इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट्स इज करेक्ट। दोनों ही गलत हैं। तो पहली इसमें तो क्या गलती की, डिविडेंड दे दिया, ये गलत, ये तो नहीं हो सकता। और दूसरे में क्या गलती की, जो आपको लैंड फ्री में भी अगर मिली है, नॉमिनल वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी ना, 1 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सही, तो सही आपने कहा। तो इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था छोटा सा, तो इन्होंने यही दे रखा है, आप पढ़ लोगे कि भाई क्या है। तो पहले केस में तो लिखा है कि भाई क्योंकि ये हमें फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिला है तो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये गलत हो गया। और दूसरे में लिखा है कि लैंड जो है वो हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी नॉमिनल वैल्यू पर, रिकॉर्ड ना करना तो गलत हो गया। तो सही आपने बताई बात। चलो ठीक है, तो ये तो सही था। इसके बाद देखते हैं एक और है इलस्ट्रेशन 4। इसमें लिखा है टॉप लिमिटेड हैज़ सेट अप इट्स बिजनेस इन ए डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment for which no repayment was ordinarily expected। तो मतलब इसमें कंपनी को एक बैकवर्ड एरिया में कंपनी सेटअप करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए सरकार कह रही है हम आपको 20% सब्सिडी देंगे जो भी आपका निवेश होगा। तो ये वैसे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के तरह हो गया। Moreover, there was no condition that company should purchase any specified asset for the subsidy। हालांकि इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि कंपनी को इस पैसों का कोई स्पेसिफाइड एसेट खरीदना है। हैविंग फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन अंडर द स्कीम, सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी कंपनी ने स्कीम की। द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट्स रिसीव्ड 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2002। तो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो भाई इन्हें जो है 50 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च करे, तो कंपनी ने मतलब सरकार ने ऑटोमेटिकली 50 करोड़ का अगर आप 20% निकालोगे तो 10 करोड़ ही आएगा। तो सरकार ने इन्हें 10 करोड़ रुपए जो ग्रांट दी वो जनवरी के महीने में 2002 में दे दी। यहाँ तक भी कहानी सही हो गई। द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट दिस रिसिप्ट एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड देयर बाय रिड्यूस द लॉसेज ऑन P&L अकाउंट। अब कंपनी कह रही है चलो हम इस 10 करोड़ को इस साल के P&L में अपने रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लेंगे ताकि हमारा जो लॉस चल रहा है थोड़ा कम हो जाए। ये कंपनी का मुंशी कर रहा है। कीपिंग इन व्यू द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CA साहब डिस्कस वेदर दिस एक्शन इज जस्टिफाइड और नॉट। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सही है या नहीं। कैपिटल रिजर्व में आना चाहिए, तो मतलब इनके मुंशी ने गलत करा है। ठीक है, तो यही लिखना है आंसर भी कि यस, मतलब कि इनके मुंशी ने गलत करा है। तो एज़ पर AS12 मतलब पैरा 10 ऑफ AS12 ये जो सरकार प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह देती है ना, तो पहले तो उसका ट्रीटमेंट बताया कि भाई इस तरह की ग्रांट्स को हम क्या ट्रीट करते हैं एज कैपिटल रिजर्व। फिर गिवन केस की कहानी बता दी कि भाई गिवन केस में जो सब्सिडी मिली वो उन्होंने ऐसे ऐसे कर ली, P&L में लिख ली, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये उन्होंने कोई कमाई नहीं है। तो इसीलिए करेक्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो होगा कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना। तो इसीलिए कंपनी ने जो ट्रीटमेंट करा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर लिखने की ना कला होती है, ये भी आप सीख लो। लॉ में भी यही लिख करते हैं। लॉ के केस जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले आपको जो प्रोविज़न होता है राइट वो बताना होता है ना। तो ये सेम चीज़ लॉ की यहाँ फॉलो करना और फिर जो गिवन केस में हुआ वो बताना होता है, बस सेम। तो सही था, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 5, ये भी दिमाग का क्वेश्चन है एक नॉर्मल। इसमें लिखा है ₹35 हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग, आप कैसे फॉलोइंग को ट्रीट करोगे इन द अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद AS12।
₹35 लाख रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़। तो कह रहा है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए 35 लाख रुपए मिले, तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? मतलब ऐसे ही बताओ। अच्छा देखो, जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का खर्चा करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो खर्चे में आ रहा होगा। अब अगर उसी खर्चे के अगेंस्ट हमें 35 लाख रुपए सरकार से रिसीव हुए हैं तो वो हम कहाँ लिखने चाहिए? P&L, है ना। और आप वैसे भी सोच सकते हो कि ये कोई कैपिटल नेचर का नहीं लग रहा, मेडिकल सुविधाओं के लिए अगर हमें पैसे मिल रहे हैं सरकार से तो ये रेवेन्यू नेचर का ही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ो, फिर ध्यान से दिमाग लगाना। दूसरे में लिखा है ₹100 लाख रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। दिस सब्सिडी इज इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं तो सोच रहा था ये इनको नहीं देना चाहिए था, ये तो बल्कि छुपा हुआ होना चाहिए, खाली उतना पढ़ के दिमाग लगाना है ना। हाँ ठीक है, तो सेटिंग अप ऑफ कंपनी इन ए बैकवर्ड एरिया तो मतलब प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का नेचर का हो गया। तो इस 100 लाख को हमें क्या करना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में लिखना चाहिए। तो ये आंसर है इसके, सिंपल है। तो पहली वाली सब्सिडी जो है वो तो हम P&L में क्रेडिट कर देंगे, और दूसरी वाली सब्सिडी जो है वो कह रहा है क्योंकि ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है, ये है वो है, तो इस केस में जो हमें मिली उसको हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। चलो इसके बाद अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन 6 करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, कैलकुलेटर भी तैयार रखना। इसमें लिखा है Z लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 50 लाख। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट, विच हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद सैल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ तक तो कहानी सिंपल। ऑन परचेज ऑफ एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट फॉर 10 लाख। 10 लाख का ग्रांट मिला और लिखा है दिस अमाउंट वॉज रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना। अब यहाँ तक तो कहानी हमारी सिंपल हो गई, मतलब जैसे पहले आप डेप्रीसिएशन बताना, पर एनम अगर निकालते तो कितना निकलता? हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा 50 लाख का, लेकिन हमें जो ग्रांट मिली 10 लाख वो हमारी कॉस्ट को कम करेगी, तो हम तो वो वाला फंडा अपना रहे हैं, डिडक्टिव मेथड। तो हमारा फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 40 लाख बन गई होगी। स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 5 लाख और यूजफुल लाइफ दे रखी है 5। तो हम हर साल इसको 7 लाख रुपए डेप्रीशिएट करते रहेंगे, है ना। तो अब आप ऐसे सोचो कि फिक्स्ड एसेट जो है आज 40 लाख का है, ऐसे सोचो 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 33 का। 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 26 का। मतलब सही चल रहा है मामला, है ना। और 1 साल बाद कितने का हो जाएगा? 19 का, है ना। हर साल 7-7 लाख रुपए कम होता रहेगा। यही है स्टोरी, क्योंकि हम डिडक्टिव मेथड फॉलो कर रहे हैं। अब उसने ये कह दिया है कि द ग्रांट वॉज कंसिडर्ड एज रिफंडेबल इन द सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख रुपए। अब ये ग्रांट जो थी इसमें से मतलब 7 लाख रुपए की ग्रांट जो है अब हमें सेकेंड ईयर के एंड में रिफंड करनी पड़ेगी। तो अब देखो, अब क्योंकि अच्छा क्वेश्चन कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर रिफंड। अच्छा, बस हमें रिफंड की एंट्री करनी है एज पर फर्स्ट मेथड, मतलब डिडक्टिव मेथड। तो क्योंकि जब हमें ग्रांट मिली तो हमने क्या करा था, हमने एसेट की वैल्यू कम कर दी थी। तो मैंने कहा था कि सिंपल भाषा में रिफंड में हमें क्या करना है, अब एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हमसे कोई अभी 7 लाख की रिफंड की एंट्री पूछेगा तो सीधी एंट्री बन गई कि भाई एसेट को बढ़ाओ और
टू बैंक तो हो गई, क्योंकि आप रिफंड कर रहे हो ऑब्वियसली, तो बैंक से तो पैसा कटेगा, वो तो हो ही गया। तो मतलब इसमें हमारी एंट्री एक ही हो गई है रिफंड की, है ना। तो बस यही आंसर इन्होंने दे रखा है वैसे। चलो ठीक है, लेकिन पूरा एनालिसिस क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 7 करना है। इस पे भी आप इस पे 2 स्टार लगा लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये वाला आप करते हैं पूरा एनालाइज। तो इसमें लिखा है ए फिक्स्ड एसेट इज़ परचेज्ड फॉर 20 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट हो गई। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इज़ 8 लाख रुपए। ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू इज़ 4 लाख रुपए एंड यूजफुल लाइफ इज़ 4 साल। एज्यूम डेप्रीसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, डिडक्टिव मेथड। तो मतलब ऐसे प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब है कि हमने एसेट खरीदा पहले 20 लाख का, लेकिन हमें कितनी ग्रांट मिल गई, 8 लाख। तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे एसेट की कॉस्ट ही कितनी है, 12 लाख। और 12 लाख अगर कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4 इयर्स, तो हर साल कितना हम डेप्रीशिएट करेंगे, 2 लाख। तो मतलब अगर ऐसे बना दूं, तो आज अगर ये एसेट की कॉस्ट है 12 लाख, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10, फिर 1 साल बाद 8, फिर 1 साल बाद 6। मतलब ये हम कर रहे हैं। समझ आ गया इतना एनालिसिस। अब लेकिन क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर 1 ईयर द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन कंप्लायंस। अब 1 साल बाद ही हमें अब 5 लाख की ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई। तो अब 1 साल बाद ही कांड हो गया, तो मतलब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब 1 साल बाद ही। तो 1 साल तो चलो आप घिसते घिसते पहुंच गए, और अब आपका एसेट होगा 10 लाख का। लेकिन 1 साल बाद जो है वो कह रहा है अब आपको 5 लाख रुपए रिफंड करने पड़ गए। तो अब हम इस 5 लाख को क्या करेंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही। तो ये रिफंड जो है ना, ये अब हमारे एसेट की वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो आपको बस ये बात समझनी कि 1 साल बाद मेरा एसेट वैसे तो 10 लाख का था, लेकिन इस रिफंड के चक्कर में नाउ दिस एसेट विल बिकम 15 लाख, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब रिवाइज डेप्रीसिएशन निकालते हैं, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ तो अब कितनी बची है इसकी, यहाँ से इस एंगल से देखें तो रिमेनिंग लाइफ 3 बची है, क्योंकि टोटल लाइफ इस मशीन की कितनी थी, 4। तो रिमेनिंग लाइफ तो अब कितनी बची है, 3 इयर्स। और स्क्रैप वैल्यू उसने हमें दे रखी थी 4 साल बाद कितनी है, 4 लाख। तो अब आप रिवाइज डेप्रीसिएशन निकालोगे। अब रिवाइज डेप्रीसिएशन पर एनम अब कितना हो जाएगा, 15 लाख कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3,66,667। तो मतलब अब हम अगले साल से ना 2-2 लाख डेप्रीशिएट नहीं करेंगे अब इस मशीन को। अब कितना कितना डेप्रीशिएट करेंगे, 3,66,666 लाख, मतलब ये हर साल। तो समझ आ गया पहले आपको कहानी। तो उसने ये बोला है इस क्वेश्चन में, पास जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई अब आपको ये चित्रकारी नहीं करनी अब वो कह रहा है पहले 2 वर्षों की मुझे जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। तो हम देखो क्या क्या एंट्री करेंगे पहले 2 साल की। एसेट खरीदेंगे, ग्रांट मिलेगी, फिर एसेट डेप्रीशिएट होगा, वो डेप्रीसिएशन P&L में जाएगा, 1 साल ख़त्म हो गया। फिर ईयर एंड पर रिफंड की एंट्री करेंगे, रिफंड हो गया। फिर अगले साल डेप्रीसिएशन चेंज हो गए, 3.66 लगाएंगे, फिर P&L में डालेंगे। तो मतलब 7-8 एंट्री हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वो कर लेते हैं हम इसमें एंट्रियाँ। तो पहले ईयर 1 की कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना जो हमने एसेट खरीदा वो कर लेते हैं। तो एसेट खरीदने की तो अपने को पता ही है,
फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू बैंक। तो सबसे पहले हमने 20 लाख का एसेट खरीद लिया। फिर हमें ग्रांट मिली, तो ग्रांट मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि इस बार ग्रांट हमारे एसेट को कम कर रही है, डिडक्टिव मेथड है। उसके बाद फिर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वो हमने निकाल लिया था 2 लाख। और साल के एंड में फिर इस डेप्रीसिएशन को डाल देंगे पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। तो क्लियर हो गई यहाँ तक? तो सेम। अब उसने कहा था कि जब 1 साल ख़त्म हो गया, तो 1 साल ख़त्म होने पर आपने अब रिफ़ंड करा, तो ये रिफ़ंड की एंट्री है बेसिकली। तो रिफ़ंड की एंट्री क्या होगी? अब हम अपने एसेट को बढ़ाएंगे, तो बस फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू बैंक। तो हमने अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ा दिया, ये रिफ़ंड की एंट्री हो गई। अब बस साल के एंड में दोबारा से डेप्रीसिएशन रिवाइज्ड वाला। तो सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन आपने निकाल लिया था 3,66,667 टू फिक्स्ड एसेट। और फिर ईयर के एंड में ये चला जाएगा पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 366,667 टू डेप्रीसिएशन। थर्ड ईयर की करवाता तो ये दोनों रिपीट हो जाती, फोर्थ की करवाता तो भी ये दोनों रिपीट हो जाती। तो क्लियर हो गया मेन चीज़? तो बस रिफंड जब हुआ उससे यही प्रभाव पड़ा कि हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, और एसेट की वैल्यू बढ़ने से डेप्रीसिएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, रिवाइज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब इसी तरह का एक और अपने आप ट्राई करोगे, सेम बिल्कुल है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, फिर खत्म हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 8 पढ़ लेते हैं, साथ साथ ट्राई आप करना क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 300 लाख फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीन कॉस्टिंग 1500 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब मशीन की कॉस्ट तो है 1500 लाख, ग्रांट हमको मिल गया 300 लाख। द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इस लाइन से हम समझ गए, इसका मतलब इसमें भी वो डिडक्टिव मेथड ही लगा रहा है। द लाइफ ऑफ मशीन इज 5 साल। द मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस। CA फाउंडेशन में पढ़ रखी है आपने। तो 20% जो है WDV बेसिस पर चलेगा, मतलब हर साल चेंज हो गई वैल्यू, फिर उसका निकालना पड़ेगा। द कंपनी हैड टू रिफंड ग्रांट इन मई 2004। तो बस ये देखना है, अप्रैल 2001 में मिला था ग्रांट, तो 1 साल ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2002। दूसरा साल ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2003। तीसरा साल भी ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2004। तो मतलब 4 साल के बाद, 3 साल के बाद चौथे साल में रिफंड हो रहा है, मई 2024 में यहाँ पर रिफंड हो रहा है। पहले इतना क्लियर हो गया? तो कंपनी हैड टू रिफंड ग्रांट इन मई 2024 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। हाउ विल यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2004।
तो अब आपको बस इस साल का 2004 है ये वाला वित्तीय वर्ष, जिस साल रिफ़ंड हुआ उसमें ये पूछ रहा है कि आप रिफ़ंड का क्या करोगे, और अभी इस साल कंपनी ने कोई डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करा है। तो देखो मतलब इस बार आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हम तो एक ग्रांट को डिडक्ट करके फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को, मतलब हम तो फिक्स्ड एसेट को कितना मान के काम कर रहे होंगे, 1200। तो आपने तो हर साल 1200 के, मतलब 1200 को 20% डेप, फिर डेप करके आगे बढ़ रहे होंगे। अब बाद में पता चला ये तो पूरे के पूरे 300 लाख का ग्रांट तो रिफंड करना पड़ रहा है। तो अब आपकी 300 लाख जो है वो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ा देगा, और फिर जो रिवाइज्ड वैल्यू आएगी उस पर आप फिर अगले साल 20% दोबारा निकालोगे, यही होगा। तो पहले आप कैलकुलेशन पार्ट करो। तो आप मुझे ये बता दो, चलो चौथे साल का डेप कितना निकलेगा। अगर ये सही बता दिया तो इसका मतलब सब कुछ ही सही है ना। अगर ये सही बता दिया तो इसका मतलब सब कुछ ही सही है। तो एक बार ये ट्राई करो फिर देखते हैं। चलो तो कितना आ रहा है फाइनल, ठीक है, तो मतलब ठीक होना चाहिए, चेक करते हैं। तो आपने जब फिक्स्ड एसेट शुरू में ख़रीदा 1500 का, 300 की ग्रांट माइनस कर दी तो 1200 की कॉस्ट बची, है ना। तो पहले मैं 1200 कॉस्ट मान के आगे बढ़ता हूँ। तो एक साल बाद 20% घटाने के बाद क्या वैल्यू बच रही है, 960, ठीक है। फिर अगले साल 20% घटाने के बाद क्या वैल्यू बच रही है, 768, ठीक है। फिर उसके भी तीसरे वर्ष 20% घटाने के बाद क्या वैल्यू बच रही है, 614.4, ठीक है। यहाँ तक तो पहुँच गए हम। अब उसके 2 महीने के बाद अब हमें रिफ़ंड करना पड़ गया ग्रांट अचानक से। तो अब रिफ़ंड का मतलब है क्योंकि हम डिडक्टिव मेथड कर रहे हैं, तो अब हम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो अब हम ये मान लेंगे कि हमारा फिक्स्ड एसेट नाउ इज़ फॉर 914.4। तो अब चौथे वर्ष से आप इस पर 20% लगाना शुरू कर दोगे। तो ये है स्टोरी। और ये कितना आएगा, हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल भी परफेक्ट। तो एक बार किताब वालों का देख लेते हैं कि क्या इन्होंने भी यही करा है। तो इसमें लिखा है जी कि भाई देखो AS12 कहता है कि हमें जब ग्रांट मिली तो हम अपनी ग्रांट को कॉस्ट में से डिडक्ट कर देंगे, तो कॉस्ट हो गई 1200। एक साल बाद बच गई 960, 2 साल बाद बच गई 768, 3 साल बाद बच गई 614, बिल्कुल सही बताया था। और क्योंकि फिर रिफ़ंड हो गया तो उसने अपनी कॉस्ट को, मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो अब हमारा रिवाइज्ड वैल्यू हो गई एसेट की 914.4, सही। तो चौथे वर्ष जो है वो हम 914.4 का 20% लगा देंगे, मतलब अगले साल से, बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन, बस फिर सारे ख़त्म। इस पे भी आप स्टार लगा लो, ये हम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है ए लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर 40 लाख, ठीक है। तो ये 40 लाख की मशीन की कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स एंड रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिसीव्ड 16 लाख, ठीक है। तो स्टोरी बना देता हूँ पहले। तो शो द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट इन 3rd ईयर। अच्छा, ये है स्टोरी में, कह रहा है कि आप जर्नल एंट्री शो करो 3rd ईयर में अगर रिफंड हो रहा है तो, एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इफ़, इसमें दोनों केस कवर कर रहा है, ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट डिडक्टिव मेथड के हिसाब से, और ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट अकाउंट एडिक्टिव मेथड के हिसाब से। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन बन गया आपके एग्जाम के लिए कि भाई ग्रांट भी मिल रही है, दोनों मेथड कवर हो गए, रिफंड भी करवा दिया उसने, तो सब कुछ हो गया इसमें। तो पहले एनालिसिस करके देख लेते हैं एक बार स्टोरी का। तो मतलब ऐसे बना लेता हूँ आपके साथ। तो जैसे हमें कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट हमने ख़रीदा था, 40 लाख का, ठीक है। और कितनी ग्रांट मिली थी, 16 लाख। तो पहले डिडक्टिव मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, है।
तो पहले मेथड में तो हम ये मान रहे हैं कि इसने ग्रांट को कम कॉस्ट को कम कर दिया, तो हमारी कॉस्ट आ गई 24 लाख। तो अगर कॉस्ट है 24 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 8 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 4, तो डेप्रीसिएशन पर एनम पर ईयर कितना हो गया? 4 लाख। ठीक है, तो मतलब इस मेथड में तो हम मशीन अगर आज 24 लाख की कॉस्ट है तो 1 साल बाद मतलब 4 लाख गिरावट हो गई तो बचेगी 20 लाख, फिर 4 लाख गिरावट हो गई 16 लाख, फिर 4 लाख गिरावट हो गई 12 लाख। मेरे ख्याल से थर्ड ईयर में ही कुछ कह रहा है फिर। अच्छा, थर्ड ईयर में हुआ है तो मतलब 3 साल भी कंप्लीट नहीं करने, यहीं पहुंचते हैं। यहाँ रिफंड हो रहा है, मतलब 2 साल कंप्लीट होने के बाद थर्ड ईयर में मान लेते हैं यहाँ कहीं रिफंड हो रहा होगा, है ना। तो उसने यही दिया एट द टाइम ऑफ रिफंड इन थर्ड ईयर। तो अब पूरी ग्रांट हमारी रिफंड हो रही है? यही मानेंगे पूरी ग्रांट रिफंड हो रही है। तो अब इस मेथड में तो क्योंकि पूरी ग्रांट रिफंड हो रही है तो हमारा ग्रांट रिफंड करने की एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट डेबिट, क्योंकि हम इस बार तो फिक्स्ड एसेट को बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब अगर 16 लाख रुपए से अब हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अब 32 लाख हो गई कॉस्ट, मतलब वैल्यू, रिवाइज्ड वैल्यू। मतलब ये क्लियर है? यहाँ तक ओके हो गया? माइनस रेसिडुअल वैल्यू 8 लाख और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची इससे? 2, क्योंकि टोटल 4 थी, 2 साल तो बीत गए, 2 ही बचे होंगे। तो अब रिवाइज डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 12 लाख। तो ये हमारा रिवाइज डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो मतलब ये एनालिसिस क्लियर हो गया डिडक्टिव मेथड में। तो मतलब डिडक्टिव मेथड में हमने पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 4 लाख डेप्रीसिएशन लगाया होगा, लेकिन थर्ड ईयर में क्योंकि रिफंड हो गया, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो थर्ड ईयर में अब डेप्रीसिएशन 12 लाख हो जाएगा और अगले साल भी 12 लाख हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा डिडक्टिव मेथड में। अब एडिक्टिव मेथड भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आंसर में देखेंगे बाद में। अब एडिक्टिव मेथड में दोबारा से स्टोरी बना देता हूँ कि हमारे को फिक्स्ड एसेट हमने ख़रीदा था, क्या थी कॉस्ट? 40। ठीक है, 40 लाख। और ग्रांट हमें मिली थी 16 लाख, तो वो हम दिखाएंगे भाई अलग चीज़ है। तो डेप्रीसिएशन अगर हमें निकालना हो तो हम तो फिक्स्ड एसेट का ही निकालेंगे, 40 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 8 लाख अपॉन यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स, तो कितना आ रहा है? 8 लाख। ठीक है, तो हम अब अपने P&L में अगर मैं 4 साल के हिसाब से बनाऊं, चलो 2 साल बना देता हूं, तो हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेंगे 8 लाख और इस ग्रांट को अमॉर्टाइज करेंगे 4 लाख 4 साल तक, है ना, 4 लाख। ऐसी सेकेंड ईयर में भी डेप चार्ज कर लेंगे 8 लाख और इस ग्रांट को अमॉर्टाइज कर लेंगे 4 लाख। तो मतलब आपको पहले 2 साल तक स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे साल में रिफंड हो गया जी, 2 साल खत्म हो गए, अब हमने ये पूरी की पूरी ग्रांट 16 लाख की रिफंड कर दी, है ना। तो अब जो हमने कराई ट्रीटमेंट उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो अब रिफंड करने का मतलब है ये ग्रांट जो थी 16 लाख की, ये हमारी माइनस हो जाएगी एक तरह से, ये कह सकते हैं, है ना। और P&L में हमने कितना चार्ज कर लिया था क्रेडिट साइड पर? 4 लाख पहले और 4 लाख पहले, 8 लाख। तो मतलब अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हम इस साल क्या करेंगे, P&L को डेबिट कर देंगे 8 लाख से। अच्छा, अब 2 साल बाद जो ये लायबिलिटी होगी, अगर हम वो देखें, इसमें से 4 इनकम में चली गई तो 1 साल बाद ये लायबिलिटी 12 लाख बची होगी। मतलब बैलेंस शीट अगर 1 साल बाद की बनाई जाए,
ये वाली जो बैलेंस शीट होती है ये तो है ऑन डेट ऑफ एसेट परचेज, जिस दिन एसेट खरीदा, तो एसेट 40 का आ रहा है और ग्रांट 16 की आ रही है। लेकिन एक साल बाद जब हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो मैं ऐसे नीचे बना के दिखा देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया होगा ना कि फिक्स्ड एसेट 4 लाख कम हो गया होगा और ग्रांट भी हमारी 4 लाख कम, फिक्स्ड एसेट सॉरी 8 लाख कम हो गया होगा, सॉरी फिक्स्ड एसेट 40 लाख का था, 8 लाख डेप्रीशिएट हो गया, तो एक साल बाद फिक्स्ड एसेट कितना बचेगा? 32 लाख। इसी तरह ग्रांट हमें मिली थी 16 लाख की, उसमें से 4 लाख हमने पीएनएल में इनकम दिखा दी, तो एक साल बाद ग्रांट हमारी कितनी बचेगी? 12 लाख की। तो मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आफ्टर फर्स्ट ईयर हमारी बैलेंस शीट का नज़ारा ये होगा। पहले से एग्री हो गए? फिर सेकेंड ईयर हमने फिर से पीएनएल में 8 लाख डेप्रीसिएशन करा और 4 लाख ग्रांट अमोर्टाइज करी, तो सेकेंड ईयर एंड पर हमारी बैलेंस शीट का नज़ारा क्या होगा? फिक्स्ड एसेट 8 लाख और कम हो गया होगा और ग्रांट हमारी 4 लाख और कम हो गई होगी, 8 लाख। अब जो ये 16 लाख रिफंड हुआ, इसके इफेक्ट को आप बेहतर समझ पाओगे। अब ये जो 16 लाख रिफंड हुआ, अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि हम 8 लाख तो पीएनएल में डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमने पीएनएल में पहले क्रेडिट करा था, और 8 लाख से अपनी बची लायबिलिटी को ख़त्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो मतलब अब आप ये देखो, रिफंड का इफेक्ट समझना एंट्री के रूप से कि मैंने 16 लाख रुपए वापस करे, तो मेरे बैंक से 16 लाख निकल गए, 8 लाख रुपए तो मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा, 8 लाख रुपए तो मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा, और बचे 8 लाख से मैं अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये एंट्री करूंगा, तो अब मेरी बैलेंस शीट से लायबिलिटी 0, ग्रांट उड़ गया, 0 हो गई, और पीएनएल में 8 लाख डेबिट में आ जाएंगे, तो जो मैंने इनकम दिखाई थी 2 बार 4-4 लाख की, वो मेरी पीएनएल से वो भी उड़ जाएगी। तो मतलब ग्रांट का पूरा इफेक्ट हट जाएगा। ये एंट्री करते ही ग्रांट्स के पूरे इफेक्ट को हम हटा देंगे। नाउ मेरी बैलेंस शीट में ग्रांट भी 0 चल रही होगी और पीएनएल में उसका इफेक्ट भी हट चुका होगा, है ना। तो इसका अच्छा हो गया, एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि इसके रिफंड का एक ही एग्जाम्पल था, है ना। डिडक्टिव वाले में तो बहुत बार रिफंड था, एडिक्टिव में रिफंड का बस यही एक एग्जाम्पल था। लेकिन अब आपको समझ आ गया ना, तो बेसिकली ये हो जाएगा। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखो, इसमें हमसे ट्रीटमेंट पूछा है, तो जैसे फर्स्ट केस में डिडक्टिव मेथड में, तो जब हम रिफंड करेंगे तो रिफंड हमारे एसेट को बढ़ा देगा 16 लाख, और हमने निकाला था कि फिर हमारा रिवाइज डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 12 लाख। तो मेथड 1 में तो ये हो जाएगा। मेथड 2 में, एडिक्टिव मेथड में, देखो एडिक्टिव मेथड में क्या होगा, हमारा 16 लाख का जो रिफंड है उसमें से पीएनएल में 8 लाख डेबिट हो जाएगा और बचे हुए 8 लाख हमारी लायबिलिटी को ख़त्म कर देगा। तो ये देखो, ये हमारी एंट्री इसीलिए सेम बन गई जो हमने डिस्कस करी, है ना। तो देखो, इन्होंने नीचे दे भी रखा है कि ऐसा करते ही डेफर्ड ग्रांट अकाउंट विल बिकम निल। बाकी फिक्स्ड एसेट जो है वो अपना कंटिन्यू होता रहेगा एज इट इज, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर हो गया ना। चलो, तो यही बेसिकली इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे इस पूरे AS12 में, है ना। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लेना एक बार खुद से, बाकी समझ आ गई अच्छे से स्टोरी। चलो, तो डन, कंप्लीट हो गया पूरा।